हाँ दोस्तों, राधे राधे, सबको प्रणाम, सबको नमस्ते, सबको गुड इवनिंग। और एक बार फिर से आपका इस सीरीज के अंदर 555 वाली सीरीज में आपका स्वागत है। आईसीटी और शैक्षिक परिदृश्य को अपन पढ़ रहे थे। आईसीटी और शैक्षिक परिदृश्य के अंतर्गत अपन 555 प्रश्नों की सीरीज लेकर के चल रहे हैं, जिसमें आज अपनी क्लास रहेगी 5वें नंबर की। 4 क्लासेस जो है अपन पढ़ चुके हैं और सबकी पीडीएफ जो है वो मैंने कन्हैया एजू सेंटर टेलीग्राम के ऊपर अपलोड कर दी है। आप वहां से जाकर के इनकी आंसर की या पीडीएफ जो है वहां से जो है ले सकते हैं, है ना। अब आज की क्लास के अंदर भी दोस्तों वही दोनों के मिक्सअप प्रश्न होंगे, कुछ आईसीटी के होंगे, कुछ शैक्षिक परिदृश्य के होंगे। मैं बिल्कुल आपको वही प्रश्न करवा रहा हूं जो भूतपूर्व की परीक्षा में पूछे गए हैं, ताकि वो प्रश्न यदि परीक्षा में रिपीट हो, क्योंकि जो संभावित प्रश्न थे वो भी हमने कर लिए, पहले बहुत सारे प्रश्न कर रखे, थ्योरी भी अपन ने पढ़ रखी, सारी चीजें याद है। तो क्यों ना पुराने पेपर वाले प्रश्नों को भी एक बार राउंड से निकाल लिया जाए, ताकि यदि उसमें से कोई प्रश्न पूछ ले तो अपन को हल्का सा उसका क्या रहे दोस्तों, आइडिया रहे। आज की क्लास भी दोस्तों जो आपके सामने होने वाली है वो क्या है दोस्तों, शानदार। उससे पहले एक बार सुन लीजिएगा, कल की क्लास में एक जो आपके कल की क्लास जो अपन ने पढ़ी थी दोस्तों, है ना, कल जो अपन ने क्लास ली थी, कल वाली क्लास के अंदर दोस्तों मैंने क्वेश्चंस जो है उसके अंदर डाला था कि RISE का पूरा नाम क्या है। वहां पे की जगह लास्ट में मैंने मैनेजमेंट लिख दिया था, वहां पे एजुकेशन या एजुकेटर्स जो है आपको करना है ना। अलग पूछे तो एजुकेशन है और दीक्षा के साथ में पूछे तो एजुकेटर्स जो है आपको वहां पे करना है ना। तो मैनेजमेंट नहीं, वो जल्दबाजी में मैंने मैनेजमेंट लिख दिया था, तो आप थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, है ना। देखिएगा, अब चलते हैं अपन नो बकवास सीधी क्लास से। अपनी तू फालतू की कोई बात अपन करेंगे नहीं, अपन बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ कंटेंट की। कंटेंट के अलावा कोई बात अपने बीच में नहीं होगी, चलिएगा। इसीलिए प्रीमियर क्लासेस आपके लिए ज्यादा लाभमंद है। मैं देखता भी नहीं हूं कितने बच्चे लाइव देख रहे हैं, लेकिन आप देख लेते हो, ये सबसे बड़ी बात है। जब टाइम मिले तब देखिएगा, कोई कंपल्सरी नहीं है, फिक्स टाइम पर आकर के देखना, क्लासें पढ़िए जब आपको मौका मिले। आप अपने शेड्यूल के साथ में कोई छेड़छाड़ मत कीजिए। जो आपका घर का शेड्यूल बना हुआ है उसमें जो फ्री शेड्यूल हो उसमें आकर के आप आराम से क्लास का आनंद भी लीजिए और क्लास को समझिएगा भी। देखिएगा, पहला प्रश्न कह रहा है आपको सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में सम्मिलित है। आईसीटी में अपन किस किस को इंक्लूड कर सकते हैं, है ना। ऑप्शन 1 दे रखा है आपके ऑनलाइन सीखना, बिल्कुल है ना। ऑनलाइन एजुकेशन को अपन आईसीटी में डाल सकते हैं, सबसे बड़ा भाग भी आईसीटी का अभी ऑनलाइन एजुकेशन ही चल रहा है। फिर आता है दोस्तों वेब बेस पे सीखना, बिल्कुल सही है दोस्तों, वेबसाइट के माध्यम से भी अपन सीख सकते हैं। एजुसेट तो बहुत बड़ा माध्यम है भी। एजुसेट तो आप लोगों को पता ही है कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रस्तावित किया गया एक प्रकार का सैटेलाइट है ना। तो ये अपन कह सकते हैं कि सैटेलाइट के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से, ऑनलाइन, मतलब हर एक एंगल से अपन आईसीटी के माध्यम से या प्रौद्योगिकी के माध्यम से सीख सकते हैं। तो उसमें ऑनलाइन एजुकेशन भी सम्मिलित है, वेब बेस भी सम्मिलित है, एजुसेट जो है सैटेलाइट टाइप के जो आपके टेक्निक्स वगैरह है, जो प्रौद्योगिकी है, वो सब कुछ सम्मिलित है। तो यहां पे अपना जो उत्तर जाएगा वो क्या चला जाएगा दोस्तों, सभी ऑप्शन जो है वो क्या है दोस्तों, अपने सही है। सारी की सारी बातें यहां पे सही होगी। चलिएगा, सूचना आईसीटी में कोई इतने भारी प्रश्न भी नहीं आते जितना आप सोच रहे हो, है ना। इससे प्रश्न भी आएंगे आपको। निम्न में से कौन सी प्रणाली शैक्षिक तकनीकी की दूसरी शैक्षिक तकनीकी 2 के नाम से जानी जाती है। कौन सी प्रणाली जो है आपके शैक्षिक तकनीकी 2 से नाम से, पहले आप इसको 1 और 2 को आप समझ लीजिए। मैंने उस दिन भी आपको बताया था, शायद परसों पहले दिन वाली क्लास के अंदर की कठोर उपागम और मृदुल उपागम 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कठोर उपागम जिसकी शुरुआत प्रारंभ में हुई थी, लेकिन उसकी टेक्निक्स थोड़ी भारी थी, उनके लिए क्रियाकलाप, उनके मैनेजमेंट जो थे थोड़े मुश्किल थे। मृदुल प्रणाली जो इजीली फ्लेक्सिबल है, जिसको आसानी से पहुंचाया जा सकता है, वो मृदुल है। कठोर पहले नंबर पर आई थी, तो उसको एजुकेशन टेक्निक्स के फर्स्ट के नाम से जाना जाता है, और मृदुल जो है बाद में शुरू हुई तो उसको एजुकेशन टेक्निक्स 2 के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो कठोर उपागम की जगह पे इन्होंने ऑप्शन दे रखा है कोमल उपागम। इसी कोमल को अपन किस नाम से जानते हैं दोस्तों, मृदुल उपागम। भाई किस नाम से जानते हैं अपन, मृदुल उपागम, जो आसानी से लोगों को उपलब्ध हुई है। तो यहां पे जो आपका उत्तर सही निकलेगा वो कौन सा निकल जाएगा, कोमल उपागम, या अपन क्या कह सकते हैं दोस्तों, मृदुल उपागम। ये सारे प्रश्न आपको केवल अपने माइंड सेट से देने, यहां पे कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई कंटेंट नहीं है कि पढ़ा जाए। आईसीटी तो आप 500 प्रश्नों की प्रैक्टिस करके भी यदि परीक्षा में जाओगे तो आपके सारे प्रश्न वहां से निकल जाएंगे। मैं कह रहा हूं आपको, आईसीटी कोई पढ़ने जैसा सब्जेक्ट ही नहीं है कि इसको पढ़ा जाए। इसमें तो 500 प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लो, एग्जाम में जाकर के बैठो, उस 500 में से निकल जाएगा। हो सकता है एक आध प्रश्न नहीं आए, बाकी मैक्सिमम प्रश्न जो है वहां से बैठ जाएंगे। 90% बैठ जाए तो भी खूब हो जाते हैं। वे अपन जो पढ़ते हैं उसमें से 90% प्रश्न यदि एग्जाम में बैठ रहे हैं तो उसको अपन बेहतरीन मानते हैं, वो बेकार नहीं हो सकते। तो बस 90% बैठ जाए तो खूब हो गया, अपन को सही भी 90% ही करने, ये हो जाएगा आपका मृदुल उपागम। निम्न में से कौन सा कथन सही है, आपको यह बताना है कि इसमें से कौन सा कथन जो है आपको सही लग रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे, अपनी बौद्धिक क्षमता से इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। ऑप्शन 1, वायरस कंप्यूटर द्वारा सूचना के संधारण की गति को बढ़ाता है।
देखिएगा ये कथन असत्य है, क्योंकि सूचना संधारण की गति को रोकता है। जब भी वायरस आता है तो कंप्यूटर हल्का सा हैक होने लगता है, उसकी गति जो है दोस्तों धीमी होने लगती है, तो संधारण क्षमता को कैसे बढ़ा सकता है? इसका ऑप्शन अपन काट देते हैं, ये कभी सही नहीं है। इंटरनेट वायरस को फैलने नहीं देता, इंटरनेट से ही वायरस जो है मैक्सिमम कंप्यूटर के अंदर एड्रेस करते हैं। भाई इंटरनेट से कंप्यूटर वायरस का कोई संबंध नहीं, ऐसा नहीं है कि इंटरनेट कंप्यूटर में चाहिए तो चालू कर रखा है तो उससे वायरस नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं। वो फाइलों के साथ में आते हैं और कंप्यूटर में रह जाते हैं, तो इसको अपन काट देंगे। ये सही, वायरस सॉफ्टवेयर का एक हिस्सा है, बिल्कुल सही है। कल मैंने आपको यह बात बताई थी कि वायरस भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ही है, आंतरिक, जिसको अपन देख नहीं सकते लेकिन कंप्यूटर के अंदर होता है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर भाग ही है। यह कथन बिल्कुल सही है। वायरस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिल्कुल नहीं है दोस्तों। तो यहां पे आपका उत्तर जो सही निकलेगा वो क्या निकलेगा? वायरस सॉफ्टवेयर का ही एक पार्ट है, वायरस सॉफ्टवेयर का ही एक हिस्सा है। तो यह आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यह प्रश्न अपन ने कल की क्लास में भी दोस्तों सॉल्व किया था। इनमें से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे, उसमें से एक ऑप्शन आपको ऐसा छांटना है जिसमें आपको यह लगे कि यह कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। जैसे देखिएगा ऑप्शन 1, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, कंप्यूटर स्वयं सोच नहीं सकता, कंप्यूटर त्रुटि युक्त सूचनाएं तैयार करता है, कंप्यूटर किसी भी समय तक आंकड़ों को सुरक्षित रखता है। अब यहां पे 3 चीजें आ रही है, आपको कौन सा कथन सही नहीं लग रहा है? ऑप्शन 1, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यह तो बिल्कुल कंप्यूटर की विशेषता सही है। कंप्यूटर स्वयं सोच नहीं सकता, यह भी बिल्कुल सही है, कंप्यूटर खुद थोड़ी सोचता है ना, कंप्यूटर के माध्यम से व्यक्ति सोचता है। कंप्यूटर के अंदर सोचने की क्षमता नहीं होती, वो गणना कर सकता है, उसकी गति तेज होती है, लेकिन क्षमताएं सोचने की उसके अंदर नहीं होती, यह भी सही नहीं है। ये कह रहा है कौन सी विशेषता सही नहीं है? ये तो सही है, कंप्यूटर त्रुटि युक्त सूचनाएं तैयार करता है। ये गलत है दोस्तों, क्योंकि कंप्यूटर कभी भी त्रुटि युक्त सूचनाएं नहीं करता। कंप्यूटर की खासियत है कि वो विशुद्ध गणना करता है, शुद्ध गणना करता है, कभी भी यहां पे गलत कुछ भी नहीं होता है। तो कंप्यूटर कभी भी त्रुटि युक्त सूचनाएं नहीं देता, कंप्यूटर किसी भी समय तक आंकड़ों को सुरक्षित रखता है, ये भी सही है। तो कौन सा सही नहीं है? तो तीसरे वाले को अपन सही कर देंगे कि कंप्यूटर त्रुटि युक्त सूचनाएं तैयार करता है, तो कंप्यूटर कभी भी त्रुटि युक्त सूचनाएं तैयार नहीं करता है। सी ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा। ईमेल भेजने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? यदि आप किसी को इलेक्ट्रॉनिक मेल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक संदेश कर रहे हैं, तो आपके पास में क्या होना चाहिए? पहले ध्यान रखिएगा ईमेल की खासियत क्या है। ईमेल एक बार में केवल एक मेल आईडी पर ही सर्च होता है, एक बार में केवल आप एक ही व्यक्ति को भेज सकते हो, कभी भी आप ब्रॉडकास्ट में ईमेल नहीं कर सकते। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उसके लिए आपको किसी अन्य सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या वेब ब्राउजर का आपको सहायता लेनी पड़ेगी। तो ईमेल भेजने के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए? मॉडेम या टेलीफोन लाइन, ये सबसे पहले जरूरी है। बाकी आप ईमेल कैसे भेजोगे ये तो होना चाहिए, सही है। इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट ईमेल, भाई इसका नाम ही इलेक्ट्रॉनिक मेल है, बिना इंटरनेट के आप मेल भेज नहीं सकते, सेंड के लिए इंटरनेट चाहिए। अगर 2 चीजें चाहिए तो वैसे ही अपना उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। मेल प्राप्त करने वाले का ईमेल एड्रेस, यदि आपके पास में ईमेल पता नहीं है, ईमेल एड्रेस नहीं, तो आप सामने वाले के पास में कैसे जो है अपने ईमेल को भेजोगे? तो ईमेल एड्रेस का होना तो पहले जरूरी है। तो यहां पे अपना उत्तर जो सही निकल करके आएगा मेरे दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? ऑल इज राइट, उपयुक्त सभी जो होंगे वो सही हो जाएंगे। डाटा का उदाहरण है, डेटा का उदाहरण है। डेटा का मतलब क्या होता है? हम कंप्यूटर में किस किस को डेटा के रूप में जमा के रखते हैं। जैसे कोई अंक हो गए, नाम हो गए, जैसे आप किसी कोचिंग के ऊपर जाते हो, वहां पे आपका नाम, मोबाइल नंबर वगैरह लिखा जाता है, एड्रेस वगैरह। ये क्या है? ये डाटा है कि ये बच्चा मेरे यहां पढ़ रहा है, इसका रिकॉर्ड है हमारे पास में। डाटा का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का रिकॉर्ड। तो डाटा का उदाहरण क्या है दोस्तों? विद्यार्थियों का नाम, बिल्कुल विद्यार्थियों का नाम डेटा के अंदर आता है। अकाउंट नंबर डेटा के अंदर आता है, और रोल नंबर जो होते हैं वो भी किसके अंतर्गत आएंगे? आपके डाटा के नाम पे। तो यहां पे आपका उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। ये सब डाटा है। डाटा का मतलब जिसको हम रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रखते हैं। डाटा, देखो डाटा की आजकल वर्तमान आईसीटी के अंदर डाटा के साथ में बहुत खेल होता है दोस्तों, इस चीज का आपको ध्यान समझिएगा। आप लोगों ने शायद, हम कभी कभी इस चीज को सोचते हैं कि, जैसे आप सोचिएगा कि हम कभी कभी इस चीज से सोचते हैं कि आपके पास में ऐसी ऐसी कोचिंगों से या ऐसे कंपनियों से मैसेजेस आते हैं जिन कंपनियों के पास आप गए ही नहीं। आप सोचते हो और इनके पास मेरा नंबर कैसे चला गया? सोचते हैं कभी कभी कोचिंग आपके पास में मैसेज आकर आप सोचते हो कि इनके पास में मेरा नंबर कैसे चला गया। तो दोस्तों इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि डाटा शेयर किए जाते हैं, लोग डाटा को खरीदते हैं, बहुत पैसे मिलते हैं डाटा बेचने के पास। यदि आपके पास में आपके क्षेत्र के 5 लाख कॉन्टैक्ट नंबर है तो आप उसको बेच सकते हो, उसके आपको पैसे मिलेंगे।
तो लोग क्या करते हैं, डाटा बेचते हैं। आप कहीं पे भी अपना मोबाइल नंबर दे रहे हो तो बहुत सोच समझ करके दे कहीं भी, क्योंकि अपन दे रहे हैं तो वो आपके डाटा से क्या करेगा, इनकम का स्रोत बढ़ा देगा दोस्तों। इसीलिए हर जगह पे पहले मोबाइल नंबर एंट्री किया जाता है, पहले ईमेल एड्रेस मांगा जाता है। तो जिस एप्लीकेशन के ऊपर, जिस चैनल के ऊपर सर्वाधिक रिकॉर्ड होंगे, उनको बेचना थोड़ा सा क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो डेटा देना भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां जमा करवाना और कहां। जैसे सिंपल तरीका बताता हूं, जैसे मेरे टेलीग्राम का पेज है, आप 4-5 हजार लोग जुड़े हुए, मान लीजिए कि मेरे टेलीग्राम के ऊपर 5 लाख लोग जुड़े हुए, तो मतलब क्या हो गया, मेरे पास में कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी करने वाले 5 लाख लोगों के क्या है मेरे पास में डाटा है। अब कोई कोचिंग वाला करके कि मुझे नंबर चाहिए, मेरा 5 लाख बच्चों के नंबर है मेरे पास में, तो चाहूं तो उन नंबर को आराम से हम कोचिंग वालों को दे सकते हैं, या अपन कोचिंग वालों को क्या कर सकते हैं, उसका सेलिंग कर सकते हैं। डाटा सेलिंग का बहुत बड़ा बिजनेस जो है वर्तमान में हो चुका है, इसीलिए आपको बहुत इस चीज में सतर्क भी रहना चाहिए। जब कोई विद्यार्थी एक ऐसे कंप्यूटर के साथ अंतःक्रिया करता है जो स्वयं ही अधिगम सामग्री से परिपूर्ण हो, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। मतलब एक बालक ऐसे कंप्यूटर के साथ में इंटरेक्ट हो रहा है जो अपने पहले से उसके पास में लर्निंग मटेरियल पड़ा है, मतलब जो बच्चे को लर्न करना है वो मटेरियल पहले से कंप्यूटर के अंदर क्या है दोस्तों, इंक्लूड है। जब उस मटेरियल के साथ में बच्चा जो है अंतःक्रिया करता है ना, उसके साथ में जब बालक जुड़ाव करता है, उसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों, तो कंप्यूटर के साथ में बालक अधिगम कर रहा है। सिंपल सा तरीका है, लर्न कर रहा है किसके साथ में कर रहा है, कंप्यूटर से, तो इनको क्या कहेंगे, कंप्यूटर सहाय अधिगम। सूचनाओं या तकनीकी के साथ में बालक अधिगम करता है या सीखता है, तो अपन उसको क्या कहते हैं, अनुदेशन शिक्षण। ठीक उसी प्रकार से कंप्यूटर से बालक सीख रहा है तो उसको अपन क्या कहेंगे, कंप्यूटर सहाय अधिगम। तो अपना उत्तर यहां पे सही क्या हो जाएगा, पहले नंबर वाला उत्तर यहां पे क्या हो जाएगा, कंप्यूटर सहाय अधिगम, यानी कि कंप्यूटर की सहायता से अधिगम करना, है ना। कंप्यूटर सह अनुदेशन का मतलब कंप्यूटर के साथ अनुदेशन करना, मतलब कंप्यूटर के साथ व्यवहार करना, नहीं, कंप्यूटर की सहायता से अधिगम करना कंप्यूटर सहाय अधिगम कहलाएगा। एक उत्तर आपका यहां पे सही हो जाएगा। कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान दोस्तों, कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग, कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग मॉडल जो है किसने प्रस्तुत किया था, किसने प्रेजेंट किया था, आपको यह बताना है उसका प्रवर्तक कौन है। ऑप्शन 1 आपके साथ में फ्लैंडर्स, ऑप्शन 2 ग्लेजर, ऑप्शन 3 कायरोल, ऑप्शन 4 लॉरेंस अस्टुलेरो तथा डेनियल डेविस। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, लॉरेंस और डेविस ने सबसे पहले कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान का निर्धारण किया था। सबसे पहले आपके कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग मॉडल का जो अप्रूवल किया था वो किसने किया था दोस्तों, तो ध्यान रखना है आपको, लॉरेंस और एक क्या नाम आएगा आपका, डेविस। तो ये ऑप्शन यहां पे आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पहले पूछा हुआ प्रश्न, हल्का सा ध्यान रखिएगा इसका। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9, कौन अनुदेशन तकनीकी से संबंधित नहीं है, इसमें से 4 नाम दे रखे हो, आपको बताना है कि कौन सा अनुदेशन तकनीकी, मतलब तकनीकी के माध्यम से शिक्षण करवाया जाना चाहिए, कौन नहीं है दोस्तों। जेरोम ब्रूनर की बात करते हैं दोस्तों, जेरोम ब्रूनर तो सबसे ज्यादा बल ही शिक्षण सहायक सामग्रियों पर देखता है, टेक्निक्स पर सबसे ज्यादा बल देता है, ये तो बिल्कुल 100% होगा दोस्तों। ग्लेजर की बात करें दोस्तों, तो ग्लेजर की अगर अपन बात करें दोस्तों, तो ग्लेजर ने जो आपकी कम समय में अधिक अधिगम के ऊपर बल दिया था, जो कि आईसीटी के माध्यम से समझ। आशुबेल तो आपने खुद ने पढ़ रखा है कि ये कितना तकनीकी एजुकेशन या आपके संकेतात्मक अधिगम के ऊपर जोर देता है। तो आशुबेल ने तो स्वयं ने लर्निंग के पार्ट बताए थे, जेरोम ब्रूनर ने भी आपके जो है लर्निंग के पार्ट बताए थे, आशुबेल तो अधिगम के पूरा का पूरा विवरण किया था, कैसे कैसे टेक्निक से कैसे कैसे अधिगम दे सकते हैं ये। लेकिन मॉरिसन ने इकाई उपागम दिया था। मॉरिसन का आपका तकनीकी अनुदेशन के साथ में या टेक्निकल एजुकेशन के साथ में कोई इसका संबंध नहीं है। आशुबेल, ग्लेजर और ब्रूनर तीनों सही है। इसने पूछा कौन सा नहीं है, तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा, मॉरिसन का इसके साथ में कोई संबंध नहीं है। सॉफ्टवेयर तकनीकी के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं दोस्तों, आपका उत्तर होगा बीएफ स्किनर। सबसे पहले बीएफ स्किनर ने अपने शिक्षक एजुकेशन के अंतर्गत एक मशीन बनाई थी, जिसमें बालक सॉफ्टवेयर नाम एक सॉफ्टवेयर था, उस मशीन के माध्यम से, जो आप अभिक्रमित अनुदेशन पढ़ते हो, मशीन के माध्यम से शिक्षण करवाने का कार्य प्रारंभ किया था। उस मशीन के अंदर जो क्वेश्चंस वगैरह चलते थे वो एक सॉफ्टवेयर का भाग था। तो सबसे पहले आप सॉफ्टवेयर तकनीक का प्रतिपादक या सबसे पहले सॉफ्टवेयर का मॉडल प्रस्तुत करने वाले मनोवैज्ञानिक का
नाम क्या होगा दोस्तों? तो सही उत्तर क्या निकल करके आएगा आपका? BF स्किनर आपका सही उत्तर हो जाएगा। गतिविधि आधारित शिक्षण में प्रत्येक विद्यालय में कौन से कक्ष स्थापित किए जाएंगे? यानी कि आपने SIQE पढ़ा था, CCE, SIQ और CCE मैंने इंक्लूड करके पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कक्षा के अंदर गतिविधि कक्षाएं बनाई जाएगी, जिसमें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के आधार पर जो है बालक कक्षा में जो अलग अलग जो है कॉलम बनाए जाएंगे, उस कॉलम में गतिविधि की अलग अलग चीजें रखी गई होगी, बालक उनके आधार पर जो है लर्निंग करेगा। ABL जिसको अपन कहते हैं एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। तो कौन से कक्ष बनाए जाएंगे? ABL कक्ष बनाए जाएंगे, गतिविधि आधारित शिक्षण कक्ष जो है वहां पे बनाए जाएंगे विद्यालय के अंतर्गत। यहां पे उत्तर क्या सही हो जाएगा आपका? ABL कक्ष। क्लियर? चलिएगा, अब आते हैं अपने मेन चीज के ऊपर दोस्तों, जो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। स्माइली कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? 13 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2019, 13 अप्रैल 2021, 13 अप्रैल 2022। तो दोस्तों हम सब लोगों को यह चीज पता है दोस्तों कि आपके कोरोना काल में बालकों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए सरकार द्वारा चलाए गए एक कार्यक्रम का क्या नाम था दोस्तों? स्माइली कार्यक्रम, जिसको 3 स्टेप में लागू किया गया था। यदि मैं आपके स्माइली कार्यक्रम की बात करूं दोस्तों, तो सबसे पहला स्माइली कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था, जिसको अपन स्माइली 1.0 कह सकते हैं दोस्तों, वह आपके हुआ था 13 अप्रैल 2020। पहला कार्यक्रम जो शुरू हुआ था वो कब हुआ था दोस्तों? 13 अप्रैल 2020 को जो है दोस्तों पहला कार्यक्रम स्माइली कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, जिसमें बालकों को केवल और केवल पढ़ने का क्या दिया जाता था दोस्तों? तो केवल और केवल पढ़ने का कंटेंट उपलब्ध कराया जाता था दोस्तों। फिर अपन बात करें दोस्तों स्माइल 2.0 की, यदि मैं बात करूं दोस्तों कि स्माइली 2.0 कार्यक्रम कब चलाया गया था, तो याद रखना है आपको 2 नवंबर 2020 को स्माइली 2.0 कार्यक्रम बनाया गया था, या 1.0 को अपडेट कर दिया गया था। अब इसके साथ में क्या क्या जोड़ दिया दोस्तों? यहां पे कंटेंट प्लस साथ में बच्चों को होमवर्क दिया जाता था। रोज सुबह 9 बजे है ना, घंटी बजे, इस नाम से एक इन्होंने कार्यक्रम चलाया था दोस्तों, जिसके अंदर अपने पेरेंट्स या बच्चों के पास में यदि मोबाइल है तो उनके ऊपर 9 बजे उनके पास में होमवर्क का कंटेंट पहुंच जाता था, जिसमें बालक को होमवर्क करना पड़ता था। तो स्माइली कार्यक्रम 2.0 में होमवर्क को इंक्लूड कर दिया गया था। फिर मैं बात करूं दोस्तों स्माइल 3.0 की, कि स्माइल 3.0 कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? स्माइली तीसरा कार्यक्रम कब चला था दोस्तों? वो चला था आपके 21 जून 2021 को दोस्तों। कौन सा चला था? 21 जून 2021 को। 21 जून 2021 को एक घटना और हुई थी, जिसके ऊपर भी अपन ने कल चर्चा की थी, कि शिक्षावाणी और शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का जो पुनः प्रसारण शुरू किया गया था दोस्तों, उनका पुनः प्रारंभ शुरू किया गया था, वो भी 21 जून 2021 का ही था। और स्माइली 3.0 जो कार्यक्रम शुरू किया गया था दोस्तों, उसका नाम भी क्या था? 21 जून 2021। यहां पे ध्यान रखना है दोस्तों, यहां पे कंटेंट प्लस होमवर्क प्लस साथ में जोड़ दीजिएगा क्विज। प्रत्येक सैटरडे को यहां पे क्विज भी कराई जाती थी। तो यहां पे आपको यदि आंसर पूछ लिया जाए दोस्तों, तो यहां पे आपका जो उत्तर निकल करके आएगा वो कौन सा आ जाएगा? 13 अप्रैल 2020। ये स्माइली कार्यक्रम के बारे में आपको याद रखना। ये स्माइली कार्यक्रम का एक छोटा सा कंटेंट है दोस्तों, जो व्हाट्सएप के माध्यम से कंटेंट उपलब्ध कराए जाते थे। हालांकि बहुत बार तो ऐसा हो गया था कि बड़ी कक्षाएं के बच्चे विद्यालय भी सजेस्ट लेने के लिए आ सकते, जिनके पास मोबाइल नहीं थे, टीचर उनके घर पे जाकर के जो है फोटोकॉपी या हार्ड कॉपी के रूप में जो है दोस्तों उनको कंटेंट देकर के आते थे। ये सब कार्यक्रम के अंदर बहुत अपडेट किया, जो अपन ने थ्योरी कक्षा में या पहले वाली सीरीज में डिटेल से पढ़ा था। तो ये आपको यहां पे याद रखना है भाई। शिक्षा दर्शन की समय सारणी कक्षा 9 से 12 का प्रसारण समय क्या था दोस्तों? दोस्तों मैंने कल अपन ने शिक्षा दर्शन कार्यक्रम के ऊपर विस्तृत चर्चा की थी दोस्तों। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम के बारे में कल अपन ने जाना था दोस्तों कि 1 जून 2020 को जो है ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। 1 जून 2020 को जो ये शिक्षा दर्शन कार्यक्रम क्या हुआ था दोस्तों, आपके प्रारंभ किया गया था, जो एक प्रकार का टेलीविजन कार्यक्रम था। और इस कार्यक्रम का संचालन करने के लिए दोस्तों 2 स्लॉट बनाए गए थे। भाई कितने स्लॉट बनाए गए थे दोस्तों? 2 स्लॉट बनाए गए थे। तो आपको याद रखना है, पहला स्लॉट जो था वो 9वीं से 12वीं तक की कक्षा के लिए था। वो था आपके 12:30 बजे से लेकर के
2:30 बजे तक का जो कार्यक्रम आता था वो इनके लिए आता था। और आपको ध्यान रखना है कक्षा 8 तक का जो कार्यक्रम आता था वो 3 बजे से लेकर के कितने बजे तक आता था दोस्तों, 4:15 बजे तक जो है दोस्तों इनका कार्यक्रम आता था। यानी कि लगभग 2 घंटे यानी कि 120 मिनट जो है वो तो इनके होते थे और 75 मिनट जो है दोस्तों वो आपके कक्षा 8 तक के कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता था। ये आपको इसके संदर्भ में याद रखना है। तो यहां पे आपका उत्तर सही हो जाएगा, 12:30 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक जो है दोस्तों किसका कार्यक्रम आता था दोस्तों। तो आपको यहां पे ध्यान रखना है कि 12:30 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक कक्षा 9 से 12 का कार्यक्रम प्रसारित किया जाता था। मिशन समर्थ कार्यक्रम कौन से विद्यार्थियों के लिए चलाया गया दोस्तों, यह बताना है आपको। मिशन समर्थ कार्यक्रम जो चलाया गया था दोस्तों वो कौन से बच्चों के लिए चलाया गया था, यह आपको बताना है। पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए, निम्न स्तर वाले विद्यार्थियों के लिए या विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए। दोस्तों मिशन समर्थ कार्यक्रम चलाया गया था विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए। जिन बालकों को पास में विशेष आवश्यकता होती है उन बालकों को विशेष कंटेंट चाहे वो ऑडियो के रूप में या विजुअल के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। जैसी उनकी आवश्यकता होती है वो इस कंटेंट को लेकर के पढ़ सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि मिशन समर्थ कार्यक्रम विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है भाई, 22 जनवरी, 21 जनवरी, 24 जनवरी या 25 जनवरी। बहुत प्यारा प्रश्न जो है दोस्तों आपके सामने रखा गया है। आपको बताना है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है दोस्तों कब मनाया जाता है। सब लोग जानते हैं भाई 24 जनवरी, बिल्कुल राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, जिसमें बालिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए, लैंगिक भेद को कम करने के लिए, बालिकाओं के एजुकेशन को बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। और हर साल जो है इस कार्यक्रम की एक नई थीम जो है इंक्लूड की जाती है। हर बार कोई कोई थीम लेकर पे आती है और सरकार उसके ऊपर एक साल जो है काम करती है। तो यहां पे आपका आंसर 24 जनवरी सही हो जाएगा। बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना कब की गई, 30 मार्च 1995, 30 मार्च 1996, 30 मार्च 1990 या 30 मार्च 1900। तो दोस्तों हम सब लोगों को पता है कि 30 मार्च 1995 के अंदर दोस्तों जयपुर के अंतर्गत इसका कार्यालय बना करके दोस्तों आपके क्या की गई थी, बालिका शिक्षा फाउंडेशन की शुरुआत की गई थी, जिसमें 1 करोड़ रुपए राशि का सबसे पहले अनुदान जो है लगा था। बालिका शिक्षा फाउंडेशन के अंतर्गत दोस्तों, बालिका शिक्षा फाउंडेशन के अंतर्गत यदि मैं बात करूं दोस्तों तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि बालिका शिक्षा फाउंडेशन के अंतर्गत पहली बार 1 करोड़ रुपए जरूर लगे थे, लेकिन दूसरी बार में जो है दोस्तों इसके ऊपर जो पैसे जो है वो कैसे आते हैं। तो दोस्तों जितने भी निजी विद्यालय होते हैं वो अपनी मान्यता प्राप्त करने के लिए जो सरकार के पास में पैसे जमा करवाते हैं वो सारा पैसा बालिका शिक्षा फाउंडेशन के ऊपर खर्च होता है, जिसमें बालिकाओं को लेकर के विभिन्न पुरस्कार, विभिन्न योजनाएं संचालित की जाती है। तो 30 मार्च 1995 को जो है दोस्तों आपके बालिका शिक्षा फाउंडेशन की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी, जिसकी टोटल लागत कितनी थी दोस्तों, 1 करोड़ रुपए। और वर्तमान में इनके जो पैसे आते हैं वो कहां से आते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखना है आपको, निजी विद्यालयों को मान्यता देने पर, निजी विद्यालयों को मान्यता का जो पेमेंट आता है दोस्तों वो पेमेंट जो है वो किसमें खर्च होता है, बालिका शिक्षा फाउंडेशन में। मैंने आपको कितनी मान्यता लेने पर कितना पेमेंट सरकार के पास में जमा होता है वगैरह वगैरह ये सारा मैंने पहले क्लास के अंदर आपको पढ़ा रखा है भाई। एकलव्य तथा मीरा पुरस्कार राज्य स्तर पर कितनी राशि के लिए दिया जाता है, यह आपको बताना है दोस्तों। देखिएगा एकलव्य और मीरा पुरस्कार की बात करें दोस्तों तो सिंपल सी बात है, एकलव्य पुरस्कार लड़कों को और मीरा पुरस्कार जो है वो किसको दिया जाता है दोस्तों, लड़कियों को दिया जाता है। ये आपको इसके संदर्भ में क्या रखना है दोस्तों, याद रखना है दोस्तों। ये कौन से बालकों को दिया जाता है, जो 10वीं और 12वीं में प्रथम वरीयता रखते हैं, टॉप करने वाले बालक बालिकाओं को यह दिया जाता है। पहले इसकी सिचुएशन क्या थी दोस्तों, पहले यदि इसकी सिचुएशन की बात करें दोस्तों तो राज्य स्तर पर जो ये पुरस्कार दिया जाता था पूर्व में, पहले जो दिया जाता था पूर्व में राज्य स्तर पर जो ये पुरस्कार दिया जाता था वो दिया जाता था आपके पूर्व में राज्य स्तर पर जो दिया जाता था वो दिया जाता था आपके 11,000 रुपए, और जिला स्तर पर जो ये पुरस्कार था वो कितना था आपके 3100 रुपए में। कितना रुपए था आपके 3100 रुपए। लेकिन यहां पे वर्तमान में इसको क्या कर दिया गया है दोस्तों, आपके चेंजेस कर दिया गया है। चेंजेस क्या कर दिया गया है दोस्तों, तो आपको यहां पे ध्यान रखना है ना। पहले जो ये पुरस्कार दिया जाता था
वो आपको यहां पे क्या करना है दोस्तों, हल्का सा यहां पे आपको क्या रखना है, इसका ध्यान रखना है कि पहले इस पुरस्कार की रेट क्या थी दोस्तों, तो ध्यान रखना, क्या हो गया भाई, हाँ, तो आपको पहले जो पूर्वोत्तर क्या दिया जाता था दोस्तों, यहां पे आपको इस चीज का ध्यान रखना है। लेकिन डोडासरा जी ने वर्तमान में क्या कर दिया दोस्तों कि यहां पे जो राज्य स्तर पर 11,000 रुपए जो पहले राशि दी जाती थी, इसकी राशि को इन्होंने कर दिया वर्तमान में 21,000 रुपए, और 3100 रुपए का क्या कर दिया दोस्तों, आपके 11,000 रुपए। तो वर्तमान में ये राशि दी जाती है, और लेकिन जो पूर्व में जो राशि दी जाती थी वो कितनी दी जाती थी, ये। तो अब इन्होंने कुछ भी नहीं पूछा है कि कितनी राशि दी जाएगी, लड़के लड़कियों की कुछ नहीं पूछा है। ऑप्शन के अंतर्गत आपको ये ध्यान रखना है, तो फिर आपको ऑप्शन कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो अपन क्या कर देंगे यहाँ पे 21,000 रुपए। राज्य स्तर पर अब कितनी राशि दी जाती है दोस्तों, तो राज्य स्तर पर राशि कितनी दी जाती है, 21,000 रुपए। जिला स्तर पर पूछ ले तो कितनी राशि देयमान होगी, तो क्या बताओगे, 11,000 रुपए की राशि दी जाती है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन के शासी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों, आप लोगों को यहां पे ध्यान रखना है कि बालिका शिक्षा फाउंडेशन जो आपकी शुरुआत हुई थी, जिसका कार्यालय कहां बनाया गया था दोस्तों, बालिका शिक्षा फाउंडेशन का कार्यालय कहां बनाया गया था दोस्तों, तो वो बनाया गया था आपके जयपुर में। दो प्रकार की यहां पे जो है संगठन बनते, एक शासी परिषद होता है जो आपके यहां पे पूछा गया है, और एक जो होता है दोस्तों वो शासी परिषद के अलावा पहला तो ये हो गया, और दूसरा जो होता है उसको अपन कहते हैं कार्यकारी परिषद या कार्यकारिणी परिषद। दो परिषद का यहां पे क्या किया जाता है दोस्तों, गठन किया जाता है। ये आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। शासी परिषद एक प्रकार का राजनीतिक ढांचा होता है दोस्तों, शासी परिषद जो होता है वो राजनीतिक ढांचा होता है, जबकि कार्यकारिणी परिषद जो है वो एक प्रकार का प्रशासनिक ढांचा होता है जिसमें सरकारी कर्मचारी काम करते हैं। यहां पे आपको ध्यान रखना है कि शासी परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो तो होता है मुख्यमंत्री, और उपाध्यक्ष शिक्षा मंत्री को क्या कर दिया जाता है दोस्तों, बना दिया जाता है। लेकिन यहां पे ध्यान रखना है दोस्तों, यहां पे कार्यकारिणी का जो अध्यक्ष होता है वो मुख्य शिक्षा सचिव होता है। कौन होता है दोस्तों, मुख्य शिक्षा सचिव होता है। यहां पे आपको ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है दोस्तों कि कार्यकारिणी एक प्रकार की क्या है दोस्तों, आपके प्रशासनिक ढांचा है, जबकि शासी परिषद एक प्रकार का राजनीतिक ढांचा है। इसका जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा, मुख्यमंत्री, और जबकि कार्यकारिणी का जो है प्रशासनिक ढांचा है, इसका जो होगा वो कौन होगा दोस्तों, मुख्य शिक्षा सचिव जो अध्यक्ष होगा वो होगा। और यह संदर्भ इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ग्रामीण बालिकाओं के लिए ट्रांसफर वाउचर योजना की शुरुआत कब की गई थी दोस्तों, ध्यान रखना। पहले प्रश्न को समझिए, इन्होंने केवल वाउचर योजना नहीं पूछी, इसने पूछी ग्रामीण बालिकाओं के लिए ट्रांसफर वाउचर योजना। तो ग्रामीण बालिकाओं के लिए ट्रांसफर वाउचर योजना 2007-8 से चल रही है भाई, है ना, 2007-8 से चल रही थी। लेकिन 2017-18 के अंतर्गत दोस्तों ये लोग क्या करते हैं, इस योजना का नाम क्या रखते हैं, ट्रांसफर वाउचर योजना, यानी ग्रामीण बालिकाओं को हटा करके वाउचर योजना हो जाती है, जिसमें बालकों को भी ऐड कर लिया जाता है। अब लड़कों को भी ये क्या मिलेगी दोस्तों, आपके ये इस योजना का क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। अब इसमें लाभ में क्या होता है दोस्तों, यहां पे 3 तरह का किराया मिलता है, 10 रुपए, 15 रुपए, और क्या मिलेगा, 20 रुपए। यानी कि पहली से 5वीं तक की क्लास में यदि आप किसी भी विद्यालय के अंतर्गत आप पढ़ रहे हो तो आपको किराया क्या दिया जाएगा, 10 रुपए दिया जाएगा। 6ठी से 8वीं वाले बच्चे को 15 रुपए मिलते हैं, और 9 से 12 तक के बच्चों को जो राशि दी जाती है वो 20 रुपए दी जाती है। यह राशि प्रतिदिन मिलती है, कम से कम आपको इस चीज का ध्यान रखना है। ये जो राशि दी जाती है दोस्तों, ये राशि क्या दी जाती है, आपको प्रतिदिन मिलती है। ये बिल्कुल सही वाउचर योजना की। लेकिन यहां पे वाउचर योजना के बारे में ध्यान रखना है कि ये राशि आपको दी कब जाएगी, भाई सिचुएशन क्या होनी चाहिए जो तब ये आपको क्या मिलेगी दोस्तों, ये आपको राशि मिलेगी। तो ध्यान रखना कि पहली से 5वीं तक आपका विद्यालय कम से कम 1 किलोमीटर दूर होना चाहिए। 6ठी से 8वीं तक आपका विद्यालय कम से कम 2 किलोमीटर हो। 9वीं से 12वीं तक में आपका विद्यालय कम से कम कितना होना चाहिए, घर से जो है आपकी दूरी जो है दोस्तों वो कितनी होनी चाहिए, 5 किलोमीटर होनी चाहिए। इसमें बालक बालिकाएं दोनों को वाउचर योजना मिलेगी, प्रतिदिन का लाभ मिलेगा। ध्यान रखिएगा, जिन बालिकाओं को साइकिल योजना का लाभ उठा चुकी है, जिन बालिकाओं को साइकिल मिल चुकी है, उन बालिकाओं को फिर वाउचर योजना का लाभ कभी भी नहीं मिल सकता है। आपको इसके संदर्भ में क्या करना है दोस्तों, ध्यान रखना है। 9वीं से 12वीं तक की बालिका या बालक को या 11वीं 12वीं पढ़ने वाले को इसका लाभ तब मिलेगा जब वो 5 किलोमीटर दूर इसलिए इस विद्यालय में जाते हैं कि उनके पास में जो विद्यालय है उसमें वो संकाय नहीं है जो उनको लेना है। मान लीजिए कि आपके घर के 2 किलोमीटर बाद एक विद्यालय जहां पे आर्ट्स है, आप 5 किलोमीटर जाकर के आर्ट्स ले रहे हो, तब आपको उस चीज का फायदा नहीं मिलेगा। आपको वहां कॉमर्स या साइंस लोगे तो आपको वाउचर योजना का क्या मिलेगा, आपको यहां पे लाभ मिलेगा, जिसमें 5 बालिकाओं की एक संख्याओं या ग्रुप को भी इसमें निर्धारित किया गया है। तो यहां पे आपका उत्तर क्या सही हो जाएगा, 2007-8। लेकिन वास्तविकता में केवल वाउचर योजना पूछे तो 2017-18 अपना आंसर क्या होगा, यहां पे सही हो जाएगा।
बालिकाओं के लिए विदेश में स्नातक स्तर की सुविधा किस वर्ष से प्रारंभ की गई थी? 2008-9, 2009-10, 2010-11 या 2011-12? तो यहां पे आपका उत्तर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? 2010-11 आपका आंसर यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों? 100% सही हो जाएगा कि स्नातक स्तर की। आप सब लोगों को पता है कि कक्षा 10 के अंदर प्रथम 3 वरीयता रखने वाली बालिकाओं को जो है विदेश शिक्षा सरकारी खर्चे के ऊपर उनको भेजा जाता है। तो ये कब शुरू की गई थी? 2010-11 को शुरू की गई थी। आपकी बेटी योजना कब शुरू की गई? 2005 से 2008-9, 2004-5 या 2009-10? बताइएगा। आपकी बेटी योजना तो आप सब लोगों ने बहुत करीबी से या बहुत गंभीर तरीके से जो है दोस्तों इसको क्या कर रखा है, आपने पढ़ रखा है भाई। बताइएगा आपकी बेटी योजना कब शुरू की गई? 2005-6, 2008-9 या 2004-5? सही उत्तर हो जाएगा आपका 2004-5 भाई। क्या उत्तर हो जाएगा आपका? सही उत्तर जो हो जाएगा यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों? 2004-5। वर्तमान में यदि बात की जाए दोस्तों यहां पे, तो आपको राशि की बात की जाए कि कौन से बच्चे को कितनी राशि मिलती है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि पहली से 8वीं तक वर्तमान में जो राशि दी जाती है 2100 रुपए, और 9वीं से 12वीं तक जो राशि दी जाती है वो कितनी राशि दी जाती है दोस्तों? 2500 रुपए राशि जो है दोस्तों यहां पे उपलब्ध करवाई जाती है। इस राशि के बारे में आपको क्या रखना है दोस्तों? ध्यान रखना है। तो आपको पूछ ले कि आपकी बेटी योजना शुरुआत कब की गई थी? 2004-5, और वर्तमान में कितनी राशि जो है इनको उपलब्ध करवाई जाती है? 1100 और 2500 रुपए की राशि इनको उपलब्ध कराई जाती है। बात करते हैं गार्गी पुरस्कार योजना कब शुरू किया गया था? 1995, 1997 या 1998 या 1999? तो आप सब लोगों को पता है कि 1998 के तहत जो है आपके गार्गी पुरस्कार की क्या मानी जाती है दोस्तों? शुरुआत मानी जाती है कि गार्गी पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी दोस्तों? आपके 1998 में। इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है, सभी वर्ग की बालिकाओं को जोड़ा गया है। जो 10th के अंदर 75% से अधिक अंक प्राप्त करती है उनको एक मुश्त 6000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है, जो पहले कभी 2 मुश्त में की जाती थी। पहले 11वीं में 3000 मिलते थे, 12वीं में 3000 और मिलते थे। अब यह राशि एक साथ दी जाती है, और एक साथ में कितनी राशि दी जाती है दोस्तों? 6000 रुपए की राशि जो है इनको दी जाती है। और यह पुरस्कार जो है दोस्तों कब दिया जाता है? आप सब लोगों को पता है कि बसंत पंचमी के दिन जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा इस पुरस्कार का आवंटन होता है। यह आपका उत्तर यहां पे सही हो जाएगा। साइकिल वितरण योजना कब शुरू की गई? 2007-8, 2008-9, 2018-19, 2010-11? सही उत्तर हो जाएगा आपका 2007-8 को आपकी साइकिल वितरण योजना का क्या किया गया था? प्रारंभ किया गया था। इसमें 9 से 12 तक की बालिकाओं को सम्मिलित किया गया। वर्तमान में कक्षा 9 की बालिकाओं को साइकिल वितरण दी जाती है अच्छे अंक प्राप्त करने पर। जो साइकिल, इसमें भी सारी बालिकाओं को ऐड किया गया। साइकिल वितरण योजना कब शुरू की गई? वापस वही प्रश्न आ गया, 2007-8। राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना सबला का प्रारंभ कब किया गया था दोस्तों? 2010 को राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण सबला कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था, जिसमें बालिकाओं के लैंगिक भेद को कम करने और तथा बालिकाओं को सशक्तिकरण प्रदान करने के लिए इस कार्यक्रम या इस योजना का क्या किया गया था दोस्तों? शुभारंभ किया गया था। आपको ध्यान रखना है। और यह भी ध्यान रखना है राजस्थान के वर्तमान में कितने जिलों के अंदर इस योजनाओं का संचालन नहीं होता है, तो 10 जिलों के अंदर इस योजना का संचालन बंद कर दिया गया है। आपको ध्यान रखना है भाई। राजस्थान शिक्षा पहल की शुरुआत कब की गई थी? राजस्थान में शिक्षा पहल की शुरुआत कब की गई थी दोस्तों? हम सब लोगों को पता है दोस्तों यहां पे कि सितंबर 2005 के स्विट्जरलैंड के अंदर एक बैठक हुई थी, और उस बैठक को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में शिक्षा पहल की शुरुआत की गई थी दोस्तों। जयपुर में इसका कार्यालय बनाया गया था, और कार्यालय बनाने के बाद में जो है इस कार्यक्रम को क्या किया गया था दोस्तों? एक तरीके से प्रारंभ किया गया था। इस कार्यक्रम की खास बात क्या होती है? तो इस कार्यक्रम के बारे में एक चीज आपको और ध्यान रखनी है दोस्तों कि राजस्थान का पहला कार्यक्रम था दोस्तों जो शिक्षा की पहल को लेकर के, आईसीटी को लेकर के, टेक्निक्स को लेकर के बनाया गया था। तो राजस्थान में शिक्षा की पहल की शुरुआत कब मिली जाती है दोस्तों? तो क्या बताओगे यहां पे? सितंबर 2005 जो होगी दोस्तों, आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसका पहला चरण जो है दोस्तों, प्रथम चरण जो शुरू हुआ था वो कब हुआ? तब भी आपको याद रख लेना है, 2008 को इसका पहला चरण हुआ था। इसकी बैठक कहां हुई थी? तो ध्यान रखना, स्विट्जरलैंड के अंदर एक बैठक हुई थी, जिसके अनुरूप जो एक बिल पास हुआ था, उसी के अंतर्गत राजस्थान शिक्षा पहल कार्यक्रम शुरू किया गया था दोस्तों। और पहला कार्यक्रम जो था वो था आपके REI, जिसको अपन डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो 2005 यहां पे उत्तर सही हो जाएगा। वर्तमान में मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजनाओं में कितनी बालिकाओं को पुरस्कार दिया जाता है? 133, 134, 135 या 132? कितनी बालिकाओं को वर्तमान में मुख्य योजनाओं का कार्यक्रम अपनी बेटी योजनाओं के तहत जोड़ा गया? कुल बेटियां आपको बतानी है कि आपने
वर्तमान में मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना जो है उसमें किन किन बच्चों को कितनी कितनी राशि जो है दोस्तों वितरित की जाती है और कब कब की जाती है, यह आपको बताना है भाई। टोटल कितनी बालिकाओं को दी जाती है? ऑप्शन है 133, 134, 135 या 132। कितनी बालिकाओं को दिया जाता है दोस्तों? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहां पे 132। कैसे दोस्तों? पहले तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, प्रत्येक जिले से कितनी बालिकाएं ली जाती थी? 2। तो आपको ध्यान रखना है 33 जिले तो इंटू कितने कर देंगे अपन? 2। तो कितनी बालिकाएं हो जाएंगी? 66। फिर इसके अंदर अनाथ बालिकाओं को जोड़ दिया, प्रत्येक जिले से एक अनाथ बालिकाओं को भी लिया जाएगा। तो 33 इंटू 1 करेंगे तो कितने हो जाएंगे? आपके 33। फिर इसमें बीपीएल परिवार की भी एक बालिकाओं को जोड़ दिया गया दोस्तों। तो बीपीएल परिवार की एक बालिकाओं को जोड़ दिया गया तो टोटल कितने हो गए दोस्तों? आपके 33 इंटू 1 मतलब टोटल कितने हो जाएंगे? 33। 66, 33 और 33 को आप मिलाओगे, आपका उत्तर सही क्या निकल करके आ जाएगा? 132, यानी कि 132 बालिकाओं को यह पुरस्कार वर्तमान में दिया जाता है। राजस्थान शिक्षा की पहल, राजस्थान की नोडल एजेंसी कौन सी है दोस्तों? राजस्थान शिक्षा की पहल मैंने आपको यही बताया था, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर में है। इसकी जो है दोस्तों आपको क्या किया गया है? इसकी नोडल एजेंसी के रूप में इसको क्या किया गया है दोस्तों? नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा। इंदिरा प्रियदर्शनी योजना कब प्रारंभ की गई थी? 2010-11, 2011-12, 2012-13 या 2014-15? किसके बारे में पूछा है दोस्तों? आपको इंदिरा प्रियदर्शनी योजना के बारे में पूछा है। तो आपको पूछ लिया जाए भाई, इंदिरा प्रियदर्शनी योजना जो है, इंदिरा प्रियदर्शनी जो योजना है इसकी शुरुआत कब की गई थी दोस्तों? तो यहां आपको उत्तर क्या रखना है दोस्तों? यहां पे आपको उत्तर रखना है दोस्तों 2010-11 भाई। इसका वर्तमान में पहले बीजेपी सरकार ने इसका नाम पद्माक्षी कर दिया था, लेकिन फिर से इसका नाम क्या कर दिया गया? इंदिरा प्रियदर्शनी योजना। तो वर्तमान में वापस किस नाम से जानी जाती है? ये बीच में जो कर दिया गया था वो क्या कर दिया गया था दोस्तों? इसका नाम पद्माक्षी योजना कर दिया गया था। ये भी आपको इसके संदर्भ में हल्का सा क्या रखना है दोस्तों? ध्यान रखना है। यह आपको ध्यान रखना है। 8वीं क्लास की बालकों को यहां पे इस योजना के तहत यदि आपको बात की जाए दोस्तों, तो यहां पे राशि जो मिलती है वो कैसे मिलती है दोस्तों? 40, 75 और 1। 8वीं क्लास को 40,000 रुपए, 10वीं क्लास को 75,000 रुपए और 12वीं क्लास को 1 लाख रुपए की राशि इस योजना के तहत जो है दोस्तों दी जाती है। तो यहां आपको ध्यान रखनी है कि बालिकाओं को कितना नाम याद रखना है राशि। तो यहां आपको कितनी राशि याद रखनी है दोस्तों? 8 में रखनी है 40, 10 में रखनी है 75 और 12 में रखनी है 1। यह राशि जो है वर्तमान में दी जाती है छात्राओं को। बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना कब शुरू की गई थी दोस्तों? 2010, 11, 8, 9, 4, 5 या 7, 8? तो सही उत्तर हो जाएगा 2008-9 को आपके बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना शुरू की गई थी। यह भी जो है ये पुरस्कार जो दिया जाता है, यही योजना का लाभ भी कब मिलता है आपको? बसंत पंचमी के दिन ही इस योजना का लाभ दिया जाता है। यानी गार्गी पुरस्कार जो दिया जाता है लगभग उसी के साथ में दोस्तों आपको इस बालिका शिक्षा प्रोत्साहन का भी क्या मिलता है दोस्तों? लाभ मिलता है। 2008-9 में इसकी क्या हुई थी दोस्तों? शुरुआत हुई थी, जिसमें कक्षा 12 के अंदर 75% से अधिक अंक लाने वाली छात्राओं को 5,000 रुपए एक मुश्त राशि के रूप में प्रदान किए जाते हैं बालिका शिक्षा प्रोत्साहन में। शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाओं की आर्थिक सबलता पुरस्कार कब से प्रारंभ किया गया था दोस्तों? 2006, 7, 5, 6, 8, 9 या 2007-8? तो यहां पे भी आपका उत्तर सही क्या हो जाएगा दोस्तों? 2005-6 के अंतर्गत जो है आपके शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाओं के लिए दोस्तों ये पुरस्कार क्या है दोस्तों? शुरू किया गया था। तो ऐसी बालिकाएं जो शारीरिक रूप से अक्षम होती है या वो विद्यालय सरकारी विद्यालय के अंदर अध्ययन कर रही है और शारीरिक रूप से अक्षम है, उनको 2,000 रुपए प्रति वर्ष जो है दोस्तों शिक्षा सहायक खर्च की राशि जो है अनुदान के रूप में दी जाती है। विदेशी शिक्षा योजना का कब प्रारंभ हुआ था? अभी अपन ने पढ़ा था 2010-11 प्रथम 3 छात्राओं को। राजस्थान में मुख्यमंत्री राजश्री योजना के बारे में सही कथन नहीं है दोस्तों। राजश्री योजना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है आपको यह बताना है। देखिए 1 जून 2016 को इसको प्रारंभ हुआ था, यह बिल्कुल सत्य कथन है दोस्तों। 1 जून 2016 को यह राजश्री योजना शुरू की गई थी, जिसमें बेटी के जन्म से लेकर के पढ़ाई तक का खर्चा जो है सरकार द्वारा उठाया जाता है अलग अलग तरीकों से। इसके अंतर्गत विभिन्न चरणों में 50,000 रुपए की राशि दी जाती है। बिल्कुल सही है। जैसे जन्म के समय 2500 रुपए दे दिए है ना, प्रथम जब बर्थडे आएगा तो 2500 रुपए और देंगे, पहली क्लास में जाएगी तो उसको 4,000 रुपए की राशि जो है अनुदान स्वरूप दी जाएगी, फिर 6,000 दी जाएगी, फिर 11,000 दी जाएगी, 12वीं में जाने पर उसको 25,000 रुपए दी जाएगी। ऐसे अलग अलग भागों में उसको राशि प्रदान की जाती है। बालिका की प्रथम वर्षगांठ पर 3,000 रुपए राशि दिए जाते हैं? नहीं, बालिका की प्रथम वर्षगांठ पर बालिका को कितने रुपए की राशि दी जाएगी दोस्तों? 2500 रुपए की राशि जो है दोस्तों उसको अनुदान के स्वरूप दी जाती है। यह आपको इसके अंदर में क्या रखना है दोस्तों? ध्यान रखना है। तो यहां आपका जो सत्य उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तीसरा वाला। इस योजना का लाभ लेने के लिए कक्षा 1 में राजकीय विद्यालय में प्रवेश लेना पड़ता है? बिल्कुल सही है। सरकारी स्कूल में एडमिशन लोगे तभी मिलेगा। बालिका शिक्षा फाउंडेशन संबंधित कौन सा कथन असंगत
बी है। कौन सा कथन यहां पे सही नहीं है? देखो, बालिका शिक्षा फाउंडेशन की शुरुआत 30 मार्च 1995 को हुई थी, बिल्कुल सही कथन है ये तो। इसका कार्यालय बीकानेर में है, नहीं, ये इसका असत्य कथन हो जाएगा। इसका कार्यालय कहां है दोस्तों? इसका कार्यालय कहां स्थापित किया गया है? जयपुर में जो है बालिका शिक्षा फाउंडेशन का कार्यालय बनाया गया है। इस संस्था का अध्यक्ष मुख्यमंत्री और सभापति मुख्य सचिव होगा, बिल्कुल सही है। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। सारे कथन सही है। असत्य कथन जो है दोस्तों वो कौन सा रहेगा? दूसरा रहेगा। ये थे आज की क्लास के शैक्षिक परिदृश्य और आईसीटी के कुछ प्रश्न जिसके ऊपर अपन ने चर्चाएं की थी। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पेज जो है ज्वाइन करना नहीं भूले। 8 बजे साइकोलॉजी क्लास और 9 बजे जो है अपने रीति विज्ञान की क्लास भी ऐसे रहेगी जिसमें 50-50 प्रश्न में मैं करवा रहा हूं, तो उसकी पीडीएफ भी वहीं मिलेगी और आवश्यकता होने पर आप उस क्लास को भी क्या कर सकते हो, देख सकते हो। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे नई क्लास के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे एंड गुड बाय।